और अब प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। FM 100.1 मेगाहर्ट्ज यानी FM गोल्ड पर लेकर हाजिर है कार्यक्रम किसान की बात। नमस्कार, स्वागत। मैं हूं प्रतिमा शर्मा और मेरे साथ मैं रजत। स्वीकार कीजिए हमारा सस्नेह अभिवादन और नमस्कार। आज भी बहुत ही गहमा गहमी के बीच, थोड़े से गर्म मौसम के बीच हम हाजिर हैं दोनों। उम्मीद है कि आप भी अपने रेडियो सेट्स के बहुत नजदीक आ चुके होंगे, क्योंकि आज भी हम बात करने वाले हैं आपकी यानी किसानों की, आपकी यानी गृहस्थों की, और आपकी यानी पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की और बागवानी की, रसोई में बनने वाली सब्जियों की भी। बिल्कुल। आजकल बाजार में हरी सब्जियों की आवक खूब है। पत्तेदार सब्जियां हो या जड़ वाली सब्जियां हो, बहुत अच्छी मात्रा में हमें बाजारों में देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो कि मौसम के अनुरूप ही आती हैं, यानी कि नई नई ताजी ताजी नजर तो आ रही हैं। मैं हिंट दे रही हूँ रजत, सुनिएगा। बिल्कुल। वो सब्जियां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बड़ी पसंद की जाती है। सबको पसंद आती है। और जानते हो, हम महिलाओं को भी बहुत पसंद है, क्योंकि उसका अंग्रेजी नाम क्या है? लेडी फिंगर। लेडी फिंगर, सही पकड़े हो। बिल्कुल, आपने भावभंगिमा जो बनाई है ना प्रतिमा, वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही संजीदा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये भिंडी भी उतनी ही संजीदा सब्जी होती है। चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, अवध के कुछ इलाके हों, मध्य भारत के इलाके हों या दक्षिण भारत में भी कई जगह ये उगाई जाती है। और पूरी कहना चाहिए कि अपने रौब के साथ ये उगती है और खाई जाती है। और अभी बीच में तो इसकी अगर बात करें तो बाजार भाव भी इसके थोड़े से नपे तुले चढ़े हुए थे। खैर, आज भिंडी के ऊपर हम बात करने वाले हैं और इस पर हमारा साथ देने के लिए यहाँ पर है हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर R.K. यादव। जी हाँ, डॉक्टर R.K. यादव, प्रोफेसर एवं प्रधान वैज्ञानिक, शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। सर, आपका स्वागत। नमस्कार। जैसा कि आज का हमारा विषय है कि भिंडी की खेती वैज्ञानिक विधि से कैसे करें। जी। तो भिंडी की खेती करने के लिए सबसे पहले जो जहन में ये सवाल आता है कि उसके खेत की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उसमें कितनी नमी होनी चाहिए, कैसे उस मिट्टी को तैयार किया जाए भिंडी की खेती के लिए। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम इस सवाल को जाने, मैं अपने श्रोता मित्रों को बता दूं कि ये जो खंड है हमारा, खंड मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके बीच में एक और हमारे बीच में एक जानकारी रहेगी, एक भेंटवार्ता रहेगी। लेकिन ये जो खंड है, पहला खंड डॉक्टर साहब के साथ हमारा, ये पूरी तरह से लाइव फोन इन प्रोग्राम होने वाला है। अब चूंकि ये फोन इन प्रोग्राम है तो आपके फोन कॉल्स का, आपके SMS का हमें स्वागत रहेगा, इंतजार रहेगा। बता दूं कि 23421081 पर आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं। आप दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 जो कि दिल्ली का STD कोड है, लगाना ना भूलें। फिर बता देता हूं, 23421081 इज आवर नंबर। और
आज का हमारा विषय है कि वैज्ञानिक विधि से भिंडी की खेती कैसे करें। इससे संबंधित कोई भी सवाल है आप हमारे सीधे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने कहा कि खेत की तैयारी कैसे होनी चाहिए, मिट्टी में नमी या उसका तापमान कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा खेत की तैयारी से पहले मैं थोड़ा सा महत्व बता दूं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जो भारत हमारा जो है विश्व में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। करीब 73% जो उत्पादन में भारत का ही योगदान है। अच्छा, विश्व भर में जी। और इसीलिए हमारे देश की जो नंबर 1 की फसल मानी जाएगी, जिसमें काफी अपना योगदान देते हैं उत्पादन में, आत्मनिर्भर भी है। इसका एक्सपोर्ट भी करते हैं। किसान इसको साल भर उगा करके इसका बहुत अच्छा उत्पादन लेते हैं और मुद्रा कमाते हैं। विदेशी मुद्रा तक हमारे देश में आती है। और उपभोक्ता के लिए क्या होता है कि उपभोक्ता के लिए रेशे का और आयोडीन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो ये थोड़ी सी मुख्य इसकी बातें रही। उसके बाद हम बताएंगे जमीन की, जो आपने कहा, ये जमीन जो सब्जी की खेती की जाती है तो उसमें बलुई दोमट मिट्टी की विशेषकर से चुनाव किया जाता है, जो भुरभुरी होती है, जिसमें बहुत ज्यादा पानी ना लगे, पानी निकास अच्छा व्यवस्था होनी चाहिए और खेत समतल होना चाहिए और उसमें जीवांशों की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, जिससे कि हमारे पौधे मजबूत हों, स्वस्थ हों और हमारा उत्पादन बहुत अच्छा मिल सके। जी डॉक्टर साहब, इसमें सिंचाई की जब बात की जाती है, अभी आपने कहा कि नंबर 1 उत्पादन है कृषि उत्पादकता में, अगर इसकी बात करें, और विश्व भर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाली सब्जी है। लेडी फिंगर इसका नाम है। महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है, तो आय का स्रोत भी हुआ अपने आप में बड़ा। मुझे थोड़ा सा जिज्ञासा इस बात की है, मिट्टी की बात अभी प्रतिमा ने पूछी, सिंचाई के लिए वर्ष भर इसका क्या अनुपात रहना चाहिए? अगर कितनी निर्भरता वर्षा के पानी पर रहे, और जो हम पानी खेतों में संचित करके रखते हैं उसका क्या योगदान रहता है? खारा और मीठा वाला स्तर भी पूछना चाहता हूँ मैं। पानी की जो आपने बात की, जैसे ये फसल जो है गर्मी के मौसम में भी लगाई जाएगी। ये फरवरी से शुरुआत हो जाती है। बहुत से भागों में जहाँ पर ठंडी नहीं पड़ती है, हमारे देश का, जैसे गुजरात है, आंध्रा है, जो कोस्टल एरिया है, लगभग जाड़ों में भी लगाई जाती है भिंडी। अगेती पछेती और मध्य टाइम जी, लगभग साल भर कहीं ना कहीं ये लगाई जाती है। लेकिन मुख्य सीजन जो आता है, जैसे गर्मी आती है, इसका शुरुआत हो जाती है, और क्योंकि गर्मी के सीजन की फसल है, तो इसमें जो सिंचाई है समय के अनुसार, जमीन के अनुसार, मौसम है, उसमें बहुत चीजों पर निर्भर करेगी। तो इसमें आप सीधी सिंचाई कर सकते हैं नालियों से बना करके, ऊंची मेढ़ों पे भी लगा सकते हैं, समतल जमीन पे भी लगा सकते हैं इसको। इसमें सिंचाई के जो नए तरीके हैं, जैसे आपका ड्रिप इरिगेशन है और जैसे आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन है, इन सब का भी काफी योगदान रहा। पानी की बचत होती है और गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है इसकी। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि भाई हमने मिट्टी की तैयारी कर ली, खेत की तैयारी कर ली, और बीजों का जो चुनाव होता है भिंडी के बीजों का, वो कैसा होना चाहिए? कई बार मैंने ये देखा है कि जो भिंडी के बीज होते हैं बड़े सख्त होते हैं, उनको बोया, उसमें 60 बीज तो उग गए, बाकी 40 बीज नहीं आए। मतलब पूरी तरीके से अंकुरित होने चाहिए बीज, तो क्या उसके लिए भी कोई विधि होती है? आपका बहुत बड़ा जायज है सवाल, क्योंकि किसान एक एक बीज का दाम देता है, जो भी खरीदता है, तो एक एक बीज इसमें जमना चाहिए। लेकिन एक मानक होता है हर बीज वैरायटी के लिए, हर प्रजाति के लिए। इस फसल के लिए 65% जो है मानक रखा गया है कि कम से कम 65%, 100 में से 65 बीज जरूर उगने चाहिए। उगने के 80 से 90% बीज भी उग सकते हैं, ये कोशिश रहती है। लेकिन इसमें क्या होती है, इसको जैसे आपने कहा थोड़ा सा सख्त होता है, तो इसमें क्या करना है कि हमें इसके बीजों को जब बुआई करना है तो हमें कम से कम 8-10 घंटा बीजों को पानी में भिगा लेना है। पानी में भिगा करके फिर वो निकाल करके जो जूट का बैग होता है उसमें या किसी सूती कपड़े में बांध के उसको 8-10 घंटे के लिए आप जब रख देंगे तो उसमें हल्का सा फुटाव आ जाता है। अच्छा, कपड़े के अंदर। जैसे हमारा चना अंकुरित करते हैं, मूंग स्प्राउट करते हैं, उसी तरीके से अंकुरण आपको दिखने लगेगा। तो आपको जानकारी हो जाएगी हमारा बीज में कितना प्रतिशत जमा हो जाएगा। उसके बाद हम तुरंत ही इसको बीज को उस दिन बुआई कर देंगे जमीन में पर्याप्त नमी में। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे ग्रामीण जो लोग रहते हैं, किसान भाई बहन, वो तो जानते ही, आपने जैसे बहुत अच्छी बात बताई। अब शहरों में भी लोग अपने छतों पर सब्जियों की खेती कर रहे हैं, गमलों में खेती लगा रहे हैं। जैसा कि आपने ये बताया कि बीजों को किस तरीके से भिगोना है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। मेरी ना अपनी व्यक्तिगत जिज्ञासा रही है कि मैं अपने गमलों में भिंडी उगाऊं, और एक बार शायद आपसे ये प्रश्न मैं कर भी चुका हूं पिछले किसी प्रोग्राम में। आज फिर एक उत्सुकता आई इस मन में कि भिंडी के लिए कितना, पहली चीज तो क्षेत्र चाहिए हमें, और घर या छतें कितनी उपयुक्त जगह है उसके लिए, कितना बड़ा गमला होना चाहिए, किस खास किस्म की देखभाल की इसमें जरूरत होती है। अगर मैं एक ग्रस्त बागवानी कर रहा हूँ बतौर एक ग्रस्त, तो क्या जरूरी शर्तें होनी चाहिए? जी रजत जी, जो शहर के लोग हैं हमको कहते हैं भी है कि आप अपने छत पे कुछ सब्जियां, जैसे आपका पत्तेदार सब्जियां और भी आपके धनिया पुदीना, और इन सब्जियों में भिंडी, बैगन, मिर्चा इत्यादि को भी आप लगाइए, क्योंकि आपको ताजा और दवाओं से रहित, कोई इसमें स्प्रे नहीं करना है। आपको अपने हाथ से कीट इत्यादि का नियंत्रण कर सकते हैं आप।
तो छतों पे आप कर सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर जो गमले होते हैं कोशिश करें कि मिट्टी के गमले रहें, क्योंकि गर्मी में मिट्टी के गमलों में जो तापमान का नियंत्रण बहुत अच्छा होता है, तो उसको विशेष ध्यान। प्लास्टिक के गमलों में उतना बढ़िया नहीं हो पाता है। और ये सीमेंट वाले गमले, इनको मैंने मिट्टी का नाम लिया है तो मिट्टी को प्राथमिकता देना है। और नहीं हो सके तो दूसरे में करना है। इनका साइज जितना थोड़ा ज्यादा बड़ा रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, छोटा रहे जितना साइज करते जाएंगे उतना मिट्टी पे प्रेशर तापमान का ज्यादा आ जाएगा, जल्दी हीट पास पहुंच जाएगी, तो पौधे गर्म हो सकते हैं, उनकी जड़ें गर्म हो सकती हैं। खाद आप कोशिश करिए कि 50% जो है, क्योंकि आपको छत पे रखना है, छत से संपर्क में नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा आपका स्ट्रक्चर बना लीजिए जो गमला है इत्यादि का संपर्क छत से न रहे, उसमें 2-4 इंची का गैप रहे, जिससे कि जो सीधे छत खराब होने की संभावना रहती है, पानी से टच में न आए। और जो मिट्टी है उसमें जितनी हल्का कर सकें आप, इसलिए मृदा रहित खेती भी आप कर सकते हैं छत पे, जिसमें कोकोपीट, वर्मीकोलाइट, परलाइट इत्यादि दिया जाता है, मिश्रण बनाया जाता है। इससे बहुत हल्का रहता है हमारा जो गमले का वजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि छत पे आपने उस तरीके से बनाया नहीं है कि आप कितना लोड दे सकते हैं छत को। तो अगर दे रहे हैं तो उसमें कोशिश करें जीवांशों की मात्रा, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप गोबर की मात्रा जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं बढ़ा सकें। 75% गोबर कर लीजिए, और थोड़ा सा बालू का मात्रा मिला लीजिए उसमें, और थोड़ा सा मिट्टी का 25% से ज्यादा इस्तेमाल करिए। ये तो बड़ी बात बताई आपने। इस पे आमतौर पे कम ध्यान देते हैं लोग छतों के वजन वगैरह को लेकर। सही समय क्या है भिंडी की बिजाई का? देखिए, भिंडी का बिजाई वैसे मैंने कहा गर्मी के मौसम की फसल है ये, और ठंड को बहुत सहन नहीं कर पाती है। इसके बीज जो कहे जाते हैं कि 18 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है, औसत तापमान, उससे ऊपर जा जाएगा तभी जाकर के आप इसको बीजों की बुआई करना चाहिए। तो हम समान तौर से किसानों को या लोगों को बताते हैं, रात का तापमान करीब 12-13 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा और दिन का 25 से 30 के बीच में आ जाएगा, तो औसत तापमान आपका करीब 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होने लगे, तब इसको बीजों को आप भिगाइए और उसकी बुआई करिए। मतलब ये आदर्श मौसम माना जाए। अभी दिल्ली में तापमान रात का थोड़ा 10 के आसपास, 10 से नीचे भी चला जा रहा है, तो 1-2 दिन का इंतजार कर लें। जैसे ही तापमान 12-13 रात का आ जाएगा तो आपका भिंडी के लगाने के लिए। आज बारिश का पूर्वानुमान है, उम्मीद करते हैं 2-3 दिन बाद वही आइडियल स्थिति उत्पन्न हो जाए जो आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल उम्मीद तो ऐसी करते हैं, कहते हैं कि उम्मीद का दामन थाम कर हर किसी को चलना है। ऐसे ही हमारा किसान भाई भी चलता है, कभी बरसात पे निर्भर होता है तो कभी तापमान पर निर्भर होता है। डॉक्टर साहब, हम आपसे बात का सिलसिला जारी रखेंगे, एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और एक जरूरी रिकॉर्डिंग है जो हमें अपने सभी सुनने वालों को सुनानी है। तो एक अंतराल के बाद आपके पास पुनः वापस आते हैं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित, और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जो नए नए बदलाव खेती में हो रहे हैं, किसानों की पद्धति में हो रहे हैं, उनमें से एक बदलाव है रासायनिक खेती और परंपरागत खेती को थोड़ा सा विराम देके जैविक खेती या ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ना। हमारे कुछ एक स्टेट हैं सिक्किम जैसे जो अग्रणी राज्य बनकर इसमें उभरे हैं, लेकिन सरकार का लक्ष्य और कुछ और संस्थाओं का भी कि अब जैविक खेती को ही मुख्य खेती के तौर पर धीरे धीरे विकसित किया जाए। तो हमारी जो ये भेंट वार्ता है ये इसी पर आधारित है शायद। प्रतिमा, बिल्कुल सही कहा कि आज के दौर में जागरूक किसान हो, आम आदमी हो या फिर बुद्धिजीवी हो, सभी को चाहिए नेचुरल खेती, ऑर्गेनिक चीजें चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्यवर्धक होता है, कम लागत में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिलता है। इसी विषय को लेकर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह से बातचीत हम सुन रहे हैं। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह उप महानिदेशक प्रसार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली से हैं। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
प्रधानमंत्री जी का एक विजन था कि 2022 में किसानों को इनकम को बढ़ाना है, डबल करना है। उसी संदर्भ में सर कि आखिर जब हम किसान है तो उसकी जो लागत है कम से कम किया जाए जिससे उसकी इनकम बढ़े। उसी पर सर फोकस प्रधानमंत्री जी का है कि क्यों ना हम एक नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। इसके बारे में सर आप क्या कहें? माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती की घोषणा की है और सबसे आह्वान किया है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए और इसका सीधा अर्थ ये है कि रासायनिक खेती नहीं करनी है, मतलब कि रसायनों का प्रयोग नहीं करना है। जो उर्वरक हम प्रयोग करते थे, यूरिया है, DAP है, या जो पेस्टिसाइड्स प्रयोग करते थे कीड़ों को मारने के लिए, बीमारियों को करने के लिए, रोकने के लिए, उनका प्रयोग न करके बल्कि जो प्राकृतिक रूप से जो खेती हो सकती है जिसमें कि जैविक खाद है या जो गोबर से बनाने वाले तमाम तरह के घोल हैं जिससे बीज का शोधन हो या जमीन का शोधन हो, उसको किया जाए। एक रूप में ये भी कह सकते हैं कि ये गाय या जानवर पर आधारित खेती है और उससे निकलने वाले तमाम जो उत्पाद हैं, जो खेती में जो अवशेष हैं, उनका प्रयोग करते हुए कैसे मृदा की उर्वरक शक्ति बढ़ाया जाए। पहले भी जब रासायनिक का प्रयोग खेती में शुरू नहीं हुआ था तो हम जानते हैं कि पहले लोग प्राकृतिक खेती करते थे जिसमें कि गोबर की खाद डालते थे, जो भी खरपतवार थे उनको सड़ा करके जमीन में पुनः डालते थे जिससे कि जमीन की उपजाऊ शक्ति या उर्वरा शक्ति बढ़े। तो उस पद्धति को लाने से क्या फायदे हैं, क्या घाटे हैं, इसका देश भर में लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो फायदे सबको दिखाई पड़ते हैं वो ये है कि रसायन नहीं डालेंगे तो लागत कम होगी, रसोई जो उत्पाद पैदा होगा उसकी गुणवत्ता अधिक होगी। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि फसल तैयार है और लोग पेस्टिसाइड्स का और रसायनों का प्रयोग करते हैं और दूसरे दिन ही फल और सब्जियां तोड़ करके बाजार में बेचने कर ले आते हैं जिसमें कि पेस्टिसाइड्स के रेजिड्यू रहते। तो निश्चित रूप से उत्पाद जो होगा उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी। और इस पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तमाम प्रयास शुरू कर दिए हैं और पहला प्रयास तो ये है कि जो कुछ किसानों ने और या किसानों के कुछ समूह ने जो विशेषज्ञता हासिल की है प्राकृतिक खेती में, उसका विभिन्न परिस्थितियों में आकलन करने का काम वैज्ञानिक कर रहे हैं पूरे देश में और आकलन करके जो पद्धति विकसित की गई है वो कैसे पूरी तरह से परफेक्ट की जा सकती है और कैसे पूरे देश में उसकी संशोधित की जा सकती है, इस पर काम शुरू किया गया है। दूसरा काम ये भी शुरू किया गया है कि साथ में जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं और जो संस्थान हैं उनके ऊपर कुछ प्रदर्शन की इकाई लगाई जाए। हमारे केंद्र के कुछ क्षेत्रफल में प्राकृतिक खेती की जाए और जब भी किसान वहाँ पर आते हैं या जो दूसरे लोग कृषि से जुड़े हुए हैं उन प्रदर्शनों को दिखाया जाए जिससे देख करके वो समझ पाए कि प्राकृतिक खेती होती क्या है और इसको कैसे किया जाना चाहिए और इसका लाभ या हानि क्या है। तो दूसरी पहल की गई है। तीसरी पहल ये भी की गई है कि बड़े पैमाने पर लोगों को जागरूक करने के लिए और प्रशिक्षण देने के लिए भी कृषि विज्ञान केंद्रों को चिन्हित किया जाए और वहाँ पर लोगों को लगातार प्रशिक्षण दिए जाए और जो बड़े बड़े मेले और ऐसे आयोजन होते हैं उसके माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जाए। तो ये विधिवत कार्यक्रम पूरे देश में करने का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने निर्णय लिया हुआ है। साथ में जैसा निर्देश है प्राकृतिक खेती के ऊपर कोर्स करिकुलम भी या पाठ्यक्रम भी विकसित किया जाना चाहिए और इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति चर्चा करके ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक फार्मिंग के ऊपर तो पहले से ही पाठ्यक्रम विकसित है, ग्रेजुएट के स्नातक स्तर पर भी और परास्नातक के स्तर पर भी, लेकिन प्राकृतिक खेती के ऊपर कोई पाठ्यक्रम नहीं था। तो पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए कमेटी बनाई गई और पाठ्यक्रम जैसे विकसित होगा और जब स्वीकृत होगा और उसमें किसानों के समूहों को भी शामिल किया गया जो पहले से ही प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, वैज्ञानिक भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, और जब पाठ्यक्रम विकसित होगा तो उसको पढ़ाने का काम भी विश्वविद्यालय के स्तर पर और संस्थानों के स्तर पर छात्रों को होगा और तब हम ज्यादा अच्छे तरीके से ऐसे लोगों को पाएंगे, स्किल्ड लोगों को जो पढ़ करके उसको आएंगे, डिग्री के साथ आएंगे और तब वो ज्यादा अच्छे तरीके से इसको बढ़ावा देंगे। तो अभी इसकी शुरुआत की गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको आने से कई ऐसे क्षेत्र में जैसा रसायन वैसे भी लोग बहुत कम डालते हैं, जैसे पहाड़ी का क्षेत्र जितना भी आप देखें तो आप पाएंगे कि ज्यादातर प्राकृतिक खेती के इर्द गिर्द ही लोग खेती करते हैं। जो शुष्क क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा नहीं होती और उसमें भी लोग कोशिश करते हैं कि रसायनों का प्रयोग कम करें और प्राकृतिक जो सुविधाएं हैं, संसाधन है, उसी के ऊपर करें, क्योंकि ज्यादा लागत लगाने से उनको उतना लाभ होता नहीं है। दूसरा एक जो भारत सरकार ने पहल की है कि जो गंगा के किनारे के जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर इस प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। पूरा गंगा का किनारा है दोनों तरफ और यहाँ ये भी बात समझने की है कि वहाँ पर पानी की उपलब्धता तो है ही है, लेकिन साथ में जब भी बाढ़ आती है तो
हम सभी जानते हैं गंगा कुछ उपजाऊ मिट्टी लेकर के आती है और पानी के बहाव के साथ, और वो आसपास वहाँ के जमीन पे रह जाता है जो कि अच्छी उर्वरा शक्ति जमीन में पैदा करता है। तो उन क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग प्राकृतिक खेती का किया जा सकता है और सफलता से किया जा सकता है। कुछ देश भर में ऐसे पिछड़े जिले हैं जहाँ के किसान बहुत ही गरीब है, तो वहाँ पर उनके लिए सर जो रासायनिक खाद है वो खरीदना, परचेज करना, और तो ये कि उनके लिए आर्थिक बोझ के रूप में है। तो क्या सर ये समझा जा सकता है कि प्राकृतिक जो खेती है, जो गौ के मूत्र और तमाम जो चीजें हैं, गोबर है और जैसे आपने सर बताए जो कंपोनेंट है, उसको यूज कर करके उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जैसे ट्राइबल इलाके हैं, पहाड़ों के क्षेत्र हैं, जो शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पहले से ही जो रासायनिक खाद है, पेस्टिसाइड से उनका प्रयोग कम होता था और होता है आज। ऐसे क्षेत्रों में जो किसान हैं उनके पास क्षमता भी इतनी नहीं है कि रासायनिक खाद ज्यादा खरीद पाए, और चूंकि ये सब खादें महंगी हैं, तो ये एक विकल्प के रूप में उनके सामने है यदि इसका चयन करते हैं प्राकृतिक खेती का, और पहले से भी कम वो रसायन डालते थे, और उसका यदि वो उत्पादन इसमें सफल हो जाते हैं प्राकृतिक खेती में इसकी विधियों को अपनाते हुए, और एक बड़े समूह एक साथ मिलकर के यदि करने लगे किसानों के, जैसे आजकल हम फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की एफपीओ की बात करते हैं, एफपीओ के रूप में नेचुरल फार्मिंग के ग्रुप से यदि बन जाते हैं बड़े बड़े, तो कम उत्पादन करके भी चूंकि ये प्राकृतिक रूप से उगाया हुआ उत्पाद होगा तो उसका ज्यादा मूल्य बाजार में मिल सकता है। तो कम लागत से और ज्यादा बाजार की कीमत मिलने पे किसान लाभ में आ सकते हैं, ऐसा सभी लोग मान रहे हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। और उसी दृष्टि को देखते हुए हमें पहल करने की जरूरत है कि ऐसे किसान जो कि इस तरह का प्रयोग पहले से ही कर रहे हैं, जिनकी रुचि इसमें है, वो इस तरफ यदि आते हैं तो उनको और भी फायदा होगा और उनको ज्यादा आमदनी होगी। सर, जैसे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान जो किए कि आप ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती करने के लिए, तो सर क्या आपके पास में कोई रोड मैप है जो ऐसा साल भर के अंदर में, 6 महीने के अंदर में कुछ टाइम फ्रेमवर्क में कि हाँ इतने हम कृषि विज्ञान केंद्र में इसको हम खेत में डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते? देखिए, इसका जो बृहद कार्य रूप है वो कृषि विभाग भारत सरकार का बना रहा है, और वो कुछ लक्ष्य भी रख रहे हैं कि कितने जिलों में और कितने प्रदेशों में और कितने किसानों के यहाँ कितने क्षेत्रफल पर इस तरह की खेती को लेकर के जाएंगे। लेकिन जहाँ तक कृषि विज्ञान केंद्रों की बात है, हमने ये तय किया हुआ कि हर केवी के इस कार्य में सम्मिलित होगा, और कृषि विज्ञान केंद्र के ऊपर भी हमने, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र का काम लोगों को प्रशिक्षण देने का ही है और तकनीकी के प्रदर्शन का है, तो अपने यहाँ एक प्रदर्शन इकाई लगाएंगे अपने केंद्र पर और किसानों को बुला करके वहाँ पर प्रशिक्षण देंगे। एक तो कार्य ये है, दूसरा साथ में ही किसानों का समूह जो आगे आएंगे उनके साथ मिलकर किसानों के खेतों पर भी प्रशिक्षण कराने का लक्ष्य रखा जाएगा, जिससे नेचुरल फार्मिंग की जो भी विधियां हैं, जो क्रियाएं हैं, वो लोग पूरी तरह से समझ पाएं और इसको आगे बढ़ करके अपनाएं। थैंक यू सर। प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक नहीं, प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल फार्मिंग पर अभी बात हो रही थी, और इस भेंटवार्ता को अभी आपने सुना। विशेषज्ञ थे डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, जो कि डीडीजी हैं, उप महानिदेशक हैं आईसीएआर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में। जी। और रजत, हम बात कर रहे हैं आज की भिंडी की फसल वैज्ञानिक ढंग से कैसे की जाए, और हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आर.के. यादव, प्रोफेसर एवं प्रधान वैज्ञानिक, शाकीय विभाग, संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, पुनः आपका स्वागत है। जी, नमस्कार। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे भिंडी की, भिंडी में मैंने देखा है कि हम लोग अक्सर किचन में महिलाएं जब सब्जी काटते हैं, देखते हैं एक काटी तो काणी, मतलब कीड़ा लगा हुआ, दूसरी काटी, मतलब इसमें कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं। कीट प्रबंधन आपने सही पहचाना जी। ये जो फसल है इसमें इसको बोलते हैं कीट और तना छेदक कीट। अच्छा। ये कीट ऐसा होता है जो फूल में भी अंडा दे देता है तो फल में चला जाता है उसका लार्वा, और उसके बाद तने को भी, जो कोमल तने होते हैं ऊपर, उनको भी कर देता है तो मुरझा जाते हैं। अच्छा। तो दोनों जगह नुकसान पहुंचाता है। तो ये इसकी जो विशेष तौर से, शुरुआती तौर से इसका कई तरीकों से आप इसका निदान कर सकते हैं। इसके लिए एक फेरोमोन ट्रैप होता है। जैविक तरीके से आप उसको कंट्रोल करना चाहेंगे तो फेरोमोन ट्रैप लगा देंगे भिंडी के लिए, तो उसको उसमें नर्व में आकर्षित होकर मर जाएगा और प्रजनन को रुक जाता है। तो उससे एक तरीका है। और तरीके हैं, जैसे आप नीम का तेल है, नीम का अर्क है, इसका भी हर 8 से 10 दिन के अंतराल पर आप छिड़काव करते रहिए तो कीड़े नहीं आएंगे। और जब भी कोई कीट अगर आ भी जाता है कि जो फल ग्रसित दिखता है तो उस फल को आप अलग करके उस फल को जमीन में गड्ढे में दबा देना है,
फेंकना नहीं है, नहीं तो कीट के अंडे उसमें रहते हैं, लार्वे रहते हैं, फिर से कीट पैदा कर देते हैं। दवाओं का अगर इस्तेमाल करना पड़ जाए तो लास्ट में दवाओं का इस्तेमाल करिएगा। इसमें एक सुरक्षित दवा बता देता हूँ, स्पिनोसैड एक दवा होती है, उसका किसान 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर मात्रा 3 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। ये बहुत सुरक्षित दवा है, लेकिन जैविक तरीके से। दवा का नाम एक बार फिर से बता दीजिए ताकि हमारे किसान भाई सुने और उसे खरीद सकें। हाँ, दवा का नाम है स्पिनोसैड और इसका 1 मिलीलीटर मात्रा 3 लीटर पानी में, ऐसे 6 लीटर पानी है तो 2 मिलीलीटर मात्रा, इसी अनुपात में लगा करके आप छिड़काव कर दीजिए। जब आवश्यकता हो तो 1 से 2 बार कर दीजिए। ये दवा पूरा नेचुरल तरीके से बनी हुई है, तो इसके कोई उसके प्रभाव खाने पर नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, हमारे सवालों की भी रफ्तार उसी तरह से आगे बढ़ रही है। हमने कीट प्रबंधन पर अभी बात की, हमने सिंचाई प्रबंधन पर बात की, भिंडी से जुड़ी हुई मिट्टी यानी मृदा की जो क्या क्या वेराइटीज की हो सकती हैं या होनी चाहिए, क्या रखा जाना चाहिए स्तर उनका, वो भी बात की। जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो अभी भी रह गया है और मुझे लगता है पूछ लेना चाहिए, भिंडी की क्या क्या किस्में हो सकती हैं और देखिए भारत में किस किस तरह की खासियत के साथ, सावधानी के साथ उन्हें उगाया जाना चाहिए। देखिए, जब किस्मों की बात करते हैं तो गर्मी के मौसम की अलग किस्में होती हैं, बारिश में दूसरी किस्में लगाई जाती हैं। लेकिन ये गर्मी में जो फसल किस्में लगेंगी उनको मैं बता देता हूँ कि जैसे पूसा संस्थान ने एक हाल ही में एक बहुत अच्छे हरे रंग की बहुत रोग प्रतिरोधी प्रजाति विकसित की है, उसका नाम है पूसा भिंडी 5। ये राष्ट्रीय बीज निगम से आपको मिल जाएगा, जहां भी इसके केंद्र है पूरे देश भर में, आप किसान ले सकते हैं। तो पूसा भिंडी 5 को किसान लगाएं और अच्छी गुणवत्ता की ये नई प्रजाति है और आपका भिंडी उगाएं। इसी तरीके दक्षिण भारत में अर्का अनामिका है, उसको लगा सकते हैं। ऐसे बनारस में एक निकाली गई है जो संस्थान से, उसमें काशी प्रगति करके हिसार से हिसार उन्नति है। तो इस तरीके देश के विभिन्न भागों में लोकल लोगों के लिए प्रजातियां विकसित की गई हैं और उन प्रजातियों को आप किसान ले सकते हैं और किसी भी विश्वसनीय स्रोत से लें, गुणवत्ता युक्त बीज ले, तभी जाकर के उसको अपने खेत में लगाएं। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक अंतिम सवाल के तौर पर बहुत जल्दी इसका सवाल का जवाब चाहूंगा, खरपतवार कैसे नियंत्रित करें? हाँ, खरपतवार आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। खरपतवार के लिए किसानों को मैं कहूंगा कि जैसे खेत की तैयारी कर लेते हैं, जब सीधे बिजाई करने जा रहे हैं भिंडी की, बिजाई के तुरंत बाद एक स्टाम्प नामक दवा होती है, उसकी 3 लीटर मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना लें और जमीन पर नमी रहते ही तुरंत ही उसी दिन छिड़काव कर दें। तो शुरुआती दौर में 1-1.5 महीने तक खरपतवार है नहीं आएंगे और आपकी फसल जम के बढ़ जाएगी और बाद में जगह घेर लेगी। बाद में एक आध आवश्यकता करती है निराई गुड़ाई करने की, तो 1-1.5 महीने बाद आवश्यकता पड़ती है। अब चलते चलते जल्दी से एक जानकारी ले लेते हैं मौसम के बारे में। आए हैं लेकर मौसम अनुमान, सुन लो भैया देकर ध्यान। जी हाँ, ध्यान रखिए किसान भाइयों, अगले 24 घंटों के दौरान 23 फरवरी तक पश्चिमी हिमालय में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है और इसके बाद इसमें कमी आ सकती है। पंजाब हरियाणा के कुछ हिस्सों और दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों, अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण तमिलनाडु और केरल में हल्की बारिश संभव है। तो रजत, ये थी हमारे मौसम की जानकारी और हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, क्योंकि समय जो है वो अब लगभग खत्म ही हो रहा है। तो अपने एक्सपर्ट साहब जो कि हमारे साथ आज जुड़े, डॉक्टर आर के यादव साहब, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत और अच्छी जानकारी, जैसा कि हमेशा आपसे अपेक्षित होती है। हमारे किसानों को, हमारे बागवानी से जुड़े लोगों को इससे जरूर उपयोगिता इनकी सिद्ध होने जा रही है, ऐसी उम्मीद के साथ दीजिए रजत और प्रतिमा को भी अनुमति कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की। नमस्कार। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।